हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 2021 के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, जो सीपी नेट, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल इन एग्जाम से संबंधित आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2021 में, तो ये बैच आपको जरूर ही सफलता दिलाएगा। एक बात आपसे और कहना चाहते हैं, इस बैच का नाम आज से हमने सरस्वती बैच रखा हुआ। कैसा लगा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये बैच आपको जरूर सफलता दिलाएगा यदि आप लगातार कोशिश और लगातार आप मेहनत करते रहे। 6-7 महीने यदि आपने लगातार मेहनत की अच्छे से, तो आपका 2021 में सिलेक्शन जरूर हुआ, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। यदि आप लगातार मेहनत करते रहे, ठीक है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, जिससे आपका 2021 में सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे सभी स्टूडेंट्स इस बैच से जुड़ सके। और 1 फरवरी से हम आपके लिए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी के टॉपिक आपके 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे विद MCQ के साथ। पहले टॉपिक कराएंगे और टॉपिक के साथ ही साथ MCQ कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप CP नेट की तैयारी कर रहे हो, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और किसी भी स्टेट से इन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हो, तो ये बैच आपको जरूर ही सफलता दिलाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। फ्री में अच्छे से तैयारी करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करो, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे ये चैनल वहीं उस जगह पहुँचे जो हमारा पुराना चैनल था। एक दिन इस पर भी लाइव क्लास चलने लगी, यदि आप लोग सोचो तो। हम आशा यही करते रहते कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे एक दिन लाइव क्लास फिर दोबारा से चलने लगे, ठीक है। अब बात करते हैं आज की टॉपिक पर। आज हम आपके लिए टॉप NCERT केमिस्ट्री MCQ लेकर आए, जो विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। आज की वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी 2021 में तैयारी करना चाहता है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, और वो भी सभी NCERT क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो शुरू करते आज की इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें, जिससे हम जो भी अब इंपॉर्टेंट वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है। तो याद रखें, इसका जो कारण है वो क्या है। पीले रंग उत्सर्जन के लिए सोडियम ऊर्ध्वपातन, यानी कि क्या होता है, पीले रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पीले रंग उत्सर्जन करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है, बाष्पीकरण होता है। इसलिए जो सोडियम की जो लैंपें होती हैं वो कैसा करती, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं। किस रंग के साथ, पीले रंग, क्योंकि सोडियम का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, बाष्पीकरण होता है। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ बाकायदा, जब सोडियम लैंप को जलाया जाता है तो हल्का लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब सोडियम लैंप जो होती है, सोडियम जो लाइटें होती है, जब उनको जलाया जाता है तो हल्का लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखिए क्वेश्चन आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख कर भी जाओगे, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन हम बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आज तैयार करके जाओगे। 10 क्वेश्चन है तो 10 से आज कम से कम आप 30 क्वेश्चन तैयार करके जाओगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना, जिससे आप आगे रिवाइज कर सको उनको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जैसे ही जलाई जाती है तो ये लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है, और कुछ क्षणों के बाद जब सोडियम गर्म हो जाता है तब यह चमकीला पीला रंग उत्सर्जित करता है। जैसे ही ये कुछ समय बाद ये गर्म हो जाता है सोडियम, वैसे ये पीला रंग उत्सर्जित करने लगता है, क्योंकि सोडियम धातु का बाष्पीकरण होता है। सोडियम धातु का क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। तो ये इसका था एक्सप्लेनेशन, ठीक है, याद कर लेना, अच्छा पॉइंट था इसमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये कैसा रंग उत्पन्न करता है, तो हल्का
लाल गुलाबी रंग प्रकाश उत्सर्जित करता है और कुछ क्षणों बाद ये जब सोडियम गर्म हो जाता है तो पीला रंग उत्पन्न करता है। पूछा जा सकता है आपसे कि सोडियम कैसा रंग उत्पन्न करता है जब जलाया जाता है उसे, तो याद रखें तो उसे पीला रंग उत्सर्जन करता है। कौन सा रंग? पीला। क्यों होता है? तो उसका बाष्पीकरण होता है। उसका क्या होता है? बाष्पीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? यूरिया, सुपरफास्फेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट। तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो सुपरफास्फेट है। क्या है? सुपरफास्फेट। जो सुपरफास्फेट होता है ये नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो जो सुपरफास्फेट होता है वो नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। बाकी के जितने भी नाम लिखे हैं ये सभी नाइट्रोजन, इन सभी में यूरिया में भी देखो होता है, अमोनियम सल्फेट में भी होता है और अमोनियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन होता है, जबकि सुपरफास्फेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन। चलिए अब इसका देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। तो सुपरफास्फेट एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, इसका प्रयोग रख रखाव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में तो किया जाता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ये जरूर बताएं कि सुपरफास्फेट का सूत्र क्या होता है। सुपरफास्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो मेल नहीं खाता है? हेमेटाइट, तांबा, सीसा गैलेना, मोनेजाइट, थोरियम और पिच ब्लेंड यूरेनियम। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये अयस्कों के नाम रखे हैं। पहली बात तो आप यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि ये सभी अयस्क के नाम रखे हुए हैं। तो देखो आपने सुना होगा तो जो पिच ब्लेंड होता है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। जो पिच ब्लेंड होता है वो किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। तो ये जोड़ा हमारा बिल्कुल राइट है। आपने ये भी सुना होगा कि गैलेनियम जो होता, गैलेना का जो अयस्क होता है वो सीसा, ये सीसा जो है वो किससे संबंधित है? गैलेना से। ये बात आपको पता होगा। बाकी की जो थोरियम होता है वो उसका मोनेजाइट होता है। क्या होता है? मोनेजाइट। ये तीनों याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हेमेटाइट है ये तांबा का नहीं होता है। हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? लोहे का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा मेल नहीं है, बाकी के सभी मेल खाते हैं। ठीक है, बाकी के सभी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा गलत है। तांबा का ये हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है, ना कि तांबा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा? ना समझ में आए जो भी पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है। याद कर लें, हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वो Fe2O3। Fe क्या है? लोहा। तो यहाँ से संबंध पता चल गया होगा कि ये लोहे का अयस्क होता है। लोहे का प्रमुख अयस्क है, जबकि तांबे का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट होता है। तांबे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो कॉपर पायराइट, जिसे सूत्र है पायराइट CuFeS2 होता है। अन्य सभी दिए गए अयस्क एवं धातुएं एक दूसरे से मेल बिल्कुल सही से खाती हैं। ठीक है, सीसा जो गैलेना से संबंधित है आपको पता है। कॉपर पायराइट का सूत्र जो होता है वो CuFeS2 होता है, जबकि हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वो Fe2O3। ये लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड या सॉर्बिटल। तो भारत की बात की गई यहाँ पर, तो भारत में हमारे क्या क्या पाया जाता है? एक आर्सेनिक पाया जाता है, एक फ्लोराइड पाया जाता है। तो ऑप्शन जो 3 और 4 है वो इसमें राइट होंगे। तो ऑप्शन 3 और 4 कहाँ लिखे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
जो आर्सेनिक और जो फ्लोराइड होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो भारत के कुछ भागों में पेयजल यानी पीने वाले पानी में पाए जाते हैं। पेयजल का मतलब क्या होता है, जो पानी पिया जाता है उस पानी में ये तत्व पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड जो दांतों और हड्डियों को कमजोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। आप देखते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में बस इतना नहीं था उसकी, कुछ तो इतना ही है कि व्याख्या में आपको यही याद करना है कि आर्सेनिक और जो फ्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये हड्डियों को और हमारे दांतों को कमजोर करते हैं। क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। तो ये इसके जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। जो चूहे की दवाई होती है, चूहे मारने वाली जो दवाई होती है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो उसका जो रासायनिक नाम है वो जिंक फॉस्फाइड है। फॉस्फाइड क्या है, चूहों के मारने वाली जो दवाई होती है उसका नाम क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सी होती है, जिंक फॉस्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते रहते हैं। चूहे के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड है। इसे चूहे के खाद्य पदार्थ में मिलाकर देने से वह इसमें उपस्थित अम्ल से क्रिया करके जहरीली फॉस्फीन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है, फॉस्फीन गैस उत्पन्न करती है, जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, चूहे की मृत्यु हो जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन और बताना है, जिंक फॉस्फाइड का सूत्र क्या होता है। जिंक फॉस्फाइड का सूत्र क्या होता है। देखो यदि आप लगातार यदि आप कोई चीज़ सर्च करोगे, देखोगे, ढूंढोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद होती, तभी हम क्वेश्चन देंगे। अब हम आपको कम से कम 2, 3, 4 क्वेश्चन रोजाना करने के लिए देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप थोड़ा मेहनत करोगे अपनी तरफ से तो वो मेहनत बहुत ही अच्छी रहती है और वो चीज़ें आपको याद भी रहती हैं। जब चीज़ों को आप सर्च करते हो, ढूंढते हो, खोजते हो तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो इसलिए आप जिंक फॉस्फाइड को मुझे सूत्र पता है क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो क्या हुआ कि जो ये गैस जैसी क्रिया करती है, उपस्थित अम्ल से क्रिया करती है, तो उसमें क्या होता है, फॉस्फीन गैस बन जाती है और फॉस्फीन गैस के कारण ही चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या मिला होता है, जिंक मिला होता है, Zn। इतना हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। आपको पता होगा पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटी जो इकाई होती है वो एटम होती है। क्या होती है, एटम, जिसका रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। विनाश होता है कि सृजन होता है, पर विनाश नहीं होता है, सृजन होता है। तो अब आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। सृजन का मतलब होता है क्रिएशन, ना ही तो उसकी उत्पत्ति होती है और ना ही उसका क्या होता है, विनाश होता है। परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने शायद कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे ऐसा जो कहा था वो जॉन डाल्टन ने कहा था, ऐसा जो कहा था कि ना ही पदार्थ जो होता है ना ही तो उसका सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ऐसा किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखो कहा था, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। जॉन डाल्टन ने यह अवधारणा दी थी। किसने, जॉन डाल्टन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह अवधारणा दी थी कि जो पदार्थ जो परमाणु होता है वो क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश करता है, ना ही उत्पत्ति करता है ना ही विनाश होता है। परंतु आगे चलकर परमाणु का विभाजन हुआ और विभाजित कणों को पदार्थ का मौलिक कण कहा गया। आगे चल के जब और विभाजन हुआ और देखा गया उसे, तो परमाणु का विभाजन भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जो होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, आपको पता होगा। ठीक है,
तो ये पदार्थ का मौलिक कण कहलाया। क्या कहलाया? पदार्थ का मौलिक कण कहलाया। और ये अवधारणा आपसे पूछी जा सकती है कि परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता ना ही विनाश होता, ये अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा जॉन डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनें जो होती हैं उनके भागों की वेल्डिंग करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम पाउडर का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, सोल्डर का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डर का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखो, लोहे की रेलों और टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों में वेल्डिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। यह टिन तथा लेड की मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? टिन यानी एसएन और लेड यानी पीबी। ये पीबी और एसएन और पीबी की मिश्र धातु होती है जिसका प्रयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। वेल्डिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर नाम की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है जो किससे मिलकर बना होता है? एसएन और पीबी से मिलकर बना होता है। टिन और लेड से बनी होती है। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन हम लेकर आया करेंगे वो सब ऐसे ही लेकर आया करेंगे जिससे आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए और उस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्राप्त हो। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये जो निष्कर्ष है वो किसका है? आपको पता होगा द्रव्यमान और ऊर्जा के क्षेत्र का सिद्धांत है कि क्वांटम सिद्धांत है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। क्या है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द्रव्यमान ऊर्जा का नियम आपको पता होगा, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं आगे। तो देखो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है आपसे कि द्रव्यमान और ऊर्जा का जो संबंध नियम है वो किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये नियम दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध को सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के द्वारा प्रतिस्थापित किया और इनके अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में जो नियम होता है, जो एक सूत्र दर्शाया था, वो उस सूत्र का नाम है E बराबर mc²। ई क्या होती है? तो ई ऊर्जा होती है, एम द्रव्यमान है और सी प्रकाश का वेग होता है। सी क्या होता है? यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है। पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पर ई बराबर mc²। सी क्या है? तो सी यहाँ पर प्रकाश का वेग है। क्या है? वेग। और ये पूछा भी जाता नियम कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा नियम दिया था, और वो नियम बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो द्रव्यमान और ऊर्जा का नियम है बहुत ही प्रसिद्ध नियम है, E बराबर mc²। और सी यहाँ पर क्या होता है? तो सी यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एप्सम लब्ध का प्रयोग कहाँ होता है? एप्सम लब्ध का प्रयोग कहाँ होता है? जल को मृदु बनाने में, कागज को उद्योग में, टूथपेस्ट में और रेचक में, परगैविट में। तो याद रखिए एप्सम लब्ध का जो प्रयोग होता है वो रेचक में किया जाता है, यानी परगेटिव में किया जाता है। अब ये क्या होता है वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो एप्सम लब्ध जो होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेचक में किया जाता है, जो एक प्रकार की दवा है। एक प्रकार की क्या है? दवा होती है जिसका प्रयोग इसी का जो दूसरा नाम आप कह सकते हो रेचक का मतलब होता है पेट साफ करने वाली दवा। कैसी? पेट साफ करने वाली दवा, ये दूसरा इसका अर्थ आप ले सकते हो। पेट साफ करने वाली दवा रेचक का मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन इनका राइट आंसर है। अब देखो एप्सम लब्ध का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एप्सम लब्ध का जो रासायनिक सूत्र होता है वो MgSO4 × 7H2O
MgSO4 इंटू 7H2O। ये किसका सूत्र होता है? एप्सम लव्ड का रासायनिक सूत्र होता है। यह दवा में रैचिक परगेटिव के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। परगेटिव का मतलब समझ सकते हो आप, पेट साफ करने वाली दवा। पेट को साफ करने वाली एक प्रकार की दवा होती है जो किससे बनाई जाती है? एप्सम लव्ड का यानी उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद जो होता है, जो गन पाउडर होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार जो किया था वो रॉजर बेकन ने किया था। किसने किया था? रॉजर बेकन नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने बारूद का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बारूद का आविष्कार रॉजर बेकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। बारूद एक विस्फोटक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विस्फोटक मिश्रण है, जिसे गन पाउडर भी कहते हैं। इसे में सोरा होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रेट होता है या नाइट्रेट या साल्टपीटर होता है, कोयला एवं गंधक का मिश्रण होता है। ये इसका प्रयोग पटाखों में किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है वो जो बारूद होता है उसका प्रयोग आपको पता होगा पटाखों में किया जाता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें सोरा होता है, पोटेशियम, नाइट्रेट या साल्टपीटर मिला होता है, कोयला भी होता है और कुछ गंधक यानी सल्फर भी पाया जाता है। गंधक का मतलब होता है सल्फर, जिसे हम ऐसे निरूपित करते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग पटाखों के रूप में किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो रॉजर बेकन नाम के वैज्ञानिक ने किया हुआ था, जिसे हम गन पाउडर भी कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ये विस्फोटक मिश्रण है। सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। कांच होता है अतिशीतित गैस, अति तृप्त द्रव या अतिशीतित द्रव या अति तप्त ठोस? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखते हैं सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर इन तीनों क्वेश्चन का कौन देता है। जो सबसे अच्छा आंसर देगा हम समझ जाएंगे कि आप हाँ तैयारी करना चाहते हो 2021 के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सके, सबकी तैयारी हो सके हमारे द्वारा। तो एक दो पॉइंट हम आपके लिए लाइन लिख के लाए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यदि आप कोशिश करते रहोगे, लगातार मेहनत करते रहोगे, तो गारंटी हम लेते हैं कि आपका 2021 में ज़रूर ही सिलेक्शन होगा, जिन स्टूडेंट्स का 2020 में नहीं हो पाया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट्स जान जाए कि यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो ओके, थैंक यू, बाय।